गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर आंसर फर्स्ट। आप देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। लाइव क्लास में हम ये कराने वाले थे, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। आशा करते हैं आप समझे होंगे कि लाइव क्लास करा पाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास में पूरा एक मॉडल पेपर मिलेगा, जिसमें 2025 का मॉडल पेपर होगा। और उसमें प्रश्नों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि हम एक प्रश्न को कंप्लीट करें तो साथ ही साथ दो चार और प्रश्न कंप्लीट हों। तो हम शुरुआत से ऑब्जेक्टिव के भी ऐसे एनालिसिस करेंगे कि साथ साथ में दो चार क्वेश्चन और भी बन सकें, साथ ही साथ में और भी बन सकें। ठीक है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा और अपने भाई बहन रिश्तेदारों सभी को जोड़िएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास को लेना ना भूलें, जिससे उनके पेपर में भी अच्छे अंक आ सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू। तो चलिए देखिए, मैं इस प्रकार का एक डाटा लिए हूँ। इसमें एक हार्ड कॉपी है, इसको मैंने खुद ही क्रिएट किया है। तो इसमें मॉडल पेपर की फोटोकॉपी कराने के बाद मैंने इसे सोल्व किया और कुछ इस प्रकार मैंने दिखाया है, जिससे कि सभी एनालिसिस। तो हम आपसे बात करते हैं पेपर जो हिंदी का क्लास 10th, किसका, हिंदी का क्लास 10th का मॉडल पेपर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमें इसमें देखो समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। समय कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट का। और फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप ऐसा मत करना कि इसमें लिखा 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट। तुम प्रारंभ के 15 मिनट या पेपर करना स्टार्ट कर दो, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये यूपी बोर्ड वालों की तरफ से तुम्हारे लिए एक अलग से 15 मिनट निकाले गए, जिससे कि आप पेपर कर सको। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित होगा, जिसमें खंड आ होगा और खंड बा होगा। अब सुनना, खंड आ में तुम्हारा क्या होगा, क्लास टेंथ वाले समझे। खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 20 प्रश्न, और खंड बा में आपको सभी लिखने को मिलेंगे, गद्य से लेकर आपकी ग्रामर तक। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रश्न पत्र खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है और मार्कशीट पर नीले अथवा काले बाल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, और खंड बा है जो उसके लिए अंक बढ़ते घटते रहेंगे। ठीक है, सामने सम्मुख दिए गए हैं, देख सकते हो आप। ओएमआर सीट पर कोई बार्डनर या कट रेजर वगैरह कुछ नहीं लगेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं, तो आप अंक को देखकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं खंड आ की। क्लास 10th वाले खंड आ, खंड आ खंड में आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी। क्या होंगे, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार करेंगे कि एक प्रश्न को सॉल्व करें तो जहां से 2 या 4 प्रश्न और बने। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट बीच में लिखे जिससे कि आपकी एनालिसिस हो सके अच्छी। पहला पॉइंट दिया गया है भारतेंदु युग, और दूसरा पॉइंट दिया गया है इधर द्विवेदी युग, तीसरा पॉइंट आपका दिया गया है शुक्ल युग, और चौथा पॉइंट दिया गया है इसमें आपका शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग,
ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाएगा तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो आप सीधा एक ऑप्शन मानेंगे, राइट आंसर तो है तुम्हारा द्विवेदी युग। किसके है? द्विवेदी युग के। राइट आंसर तो क्या है आपका? द्विवेदी युग। अब आप कहोगे सर ये तो क्या, ये तो मैं वैसे ही पढ़ सकता हूं। नहीं बेटा, मैं जो कराने वाला हूं वो अलग है। कैसे अलग है? देखना, आपका इस जो प्रश्न है, ये पहला जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर तो आपका द्विवेदी युग है। क्या है? द्विवेदी युग है। लेकिन इन सभी युगों के लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, पहली बात इसमें क्या है? लेखक है। क्या? इन सभी युग के लेखकों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात करें द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक शामिल हैं? द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक शामिल है? जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है, और तीसरे इसमें है हरियावत। कौन है? हरियावत है, हरियावत। ये तो है द्विवेदी युग के। अब कोई कहे जो सही था उसका, फिर उसके बाद भारतेंद्र युग के, या मान लो इधर शुक्लोत्तर युग के निकाल लो। किसके निकाल लो? शुक्लोत्तर युग के। तो शुक्लोत्तर युग में है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद इसमें है जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। फिर इसके इसमें है आगे और यशपाल, आगे और यशपाल, यशपाल। ये तुम्हारे किसके रहे? शुक्लोत्तर युग के कवि रहे। ठीक है। अब इधर आपसे पूछे जाए कि भारतेंद्र युग के, किसके? भारतेंद्र युग के। तो भारतेंद्र युग के हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं यहां से। भारतेंद्र युग के नंबर एक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और नंबर दो है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र। और नंबर तीन प्रेमगढ़। ये सभी जो लेखक हैं वो भारतेंद्र युग के हैं। किसके हैं? भारतेंद्र युग के। ये सभी लेखक हैं भारतेंद्र युग के। उसके बाद शुक्ल युग आता है। तो आपके शुक्ल युग के कौन कौन लेखक हैं? शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के हैं आपके लेखक रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और नंबर दो है श्याम सुंदर दास। क्या है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास नंबर दो। ये हो गए आपके पहले प्रश्न का एनालिसिस। इस तरह करेंगे तो देखो ये कंप्लीट तो हो ही रहा है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के। लेकिन द्विवेदी युग के कौन अन्य लेखक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। शुक्लोत्तर युग के कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और यशपाल। इधर भारतेंद्र युग के भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमगन। शुक्ल युग के रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। क्या हो गया? पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या रहा? दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है?
चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला पॉइंट, किस विधा की रचना है? पहला पॉइंट निबंध, दूसरा पॉइंट कविता, तीसरा पॉइंट नाटक, चौथा पॉइंट कहानी। चलिए बताइए चिंतामणि क्या है? चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? क्या है चिंतामणि? चिंतामणि क्या है तो बताइए। तो आपका जो ऑप्शन है वो निबंध है। क्या है? चिंतामणि एक निबंध है। क्या है? चिंतामणि एक निबंध है। लेकिन अब हम कविताएं कौन कौन सी है, कहानी कौन सी है, नाटक कौन कौन सी है और निबंध को, चिंतामणि निबंध को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो चलिए चिंतामणि जो निबंध है वो किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। और नाटक कौन कौन से है? नाटक देखो, नाटक है, ये लेखक का नाम आ गया, ठीक है ना, लेकिन ये चिंतामणि निबंध के बारे में। और नाटक कौन कौन से? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा। और उसके बाद इसका और है वैद की हिंसा। ये नाटक है, वैद की हिंसा, वैद की हिंसा। इधर अगर बात करी जाए कि आपकी विधा कविता कौन कौन सी है, तो कविता में आती है नंबर 1 पे, कविता में नंबर 1 पे आती है विधा। और आते गीत, गजल, विधा, गीत, गजल, दोहा, भजन, दोहा और भजन। अभी बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि गजल कविता है या पाठ है या कहानी है या नाटक है या विधा है। कौन सी विधा है ना? कविता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहानी, कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी मन की चंचलता, मन की चंचलता। लेखक कौन है इसके? लेखक इसके है माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र। उसके बाद ग्राम, ग्राम जय, ग्राम जप, कुछ इसमें भेद है, प्रसाद शंकर प्रसाद की है, जयशंकर। अच्छा, ग्राम, ग्राम खाली ग्राम, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है गुलबहार, गुलबहार किसकी है? गुलबहार जो है किशोरी लाल की है। किशोरी लाल। फिर 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और ये 11 वर्ष का समय जो है वो रचना है रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की। तो देखना, ये रहा आपके पढ़ने का तरीका। इस तरह आप करेंगे तैयार, ठीक है। तो हिंदी में बहुत अच्छे अंक पाएंगे। एक क्वेश्चन हल करने के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन या कई डायमेंशन में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। कितने हो गए? 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है? गबन, पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका निराला, चौथा ऑप्शन है आपका हरिकरण प्रेमी, प्रेमी। चलिए तो आप पता करते हैं गबन, गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना गबन है। क्या है? गबन है। तो आप कहोगे तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन, वो क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और निबंध में ये पूरे दोनों दो निबंध है। क्या है? दो, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा निबंध है गोदान गबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदान गबन। ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ये निबंध विधा थी। कौन सी है? निबंध विधा से है गोदान गबन। दूसरा क्या होता है? गोदान होता है। अब जयशंकर प्रसाद के कौन कौन निबंध है? जयशंकर प्रसाद के जो निबंध है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर, कंकाल, तितली, इरावती। एक है कंकाल, एक तितली, एक इरावती। कंकाल, तितली, इरावती, ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। किसके? जयशंकर प्रसाद के हैं। अगर बात करें हरिकिरण प्रेमी, हरिकिरण प्रेमी के नाटक हैं। निबंध कम है। क्या है? नाटक हैं। इन्होंने नाटक ज्यादा लिखे। हरिकिरण प्रेमी ने क्या लिखे? नाटक। वो कौन कौन से हैं नाटक? नंबर 1 शिव साधना, शिव साधना। नंबर 2 प्रतिशोध, और नंबर 3 सोपन भंग। सोपन भंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि निराला की, तो निराला की एक रचना है जिसको बोलते हैं अप्सरा। क्या है? अप्सरा रचना है। क्या है? अप्सरा रचना है। ठीक है ना? अप्सरा रचना है। ये किसकी है? निराला की रचना है। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, उसका नाम है या वो क्वेश्चन क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि। शुक्ल युग की समय अवधि। हाँ, तो पहला पॉइंट है 1936 से 1943, 1936 से 1943। दूसरा पॉइंट है 1919 से 1938 तक, इसमें भी तक है। ठीक है। उसके बाद 19, तीसरा पॉइंट 1900 से 1918 तक। चौथा पॉइंट उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में अगर तुम कहोगे इसके बारे में सही ठीक कौन है, सही कौन है, तो शुक्ल युग का कार्यकाल कौन सा है? शुक्ल युग का कार्यकाल या कौन सा समय है? तो आप कहेंगे 1919 से 1938 तक। कौन सा है? 1919 से 1938 तक। ये क्या होता है? शुक्ल युग का कार्यकाल है। क्या है? शुक्ल युग का कार्यकाल है। अच्छा, यहाँ कुछ एज में डिफरेंट है, गड़बड़ है, वो भी क्लियर किया देता हूं। जैसे कि ये जो है 1936 से 1943, ये कुछ ऐसा है 1938 से 1947 तक है। 1938 से 1947 तक। और देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये रहा, बाकी और हम इन सभी का हम क्या करते हैं? एनालिसिस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो 1938 से 1947 तक इसे शुक्लोत्तर युग के नाम से जानेंगे। किस युग के नाम से? शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना। उसके बाद अगर हम बात करें 1900 से 1918, इसे द्विवेदी युग के नाम से जाना। किसके नाम से? द्विवेदी युग के नाम से जाना, द्विवेदी युग के नाम से जाना। उसके बाद 1919 से 1938 तक इसको हमने आधुनिक युग के नाम से भी जाना। क्या जाना? आधुनिक युग। इसमें थोड़ा सुधार किया गया होगा 1920 से 1940 तक। क्या? 1920 से 1940 तक, जिसे हमने आधुनिक युग के नाम से जाना, आधुनिक युग। ठीक है, ये थोड़ा सुधार किया गया है, थोड़ा 1-2 वर्षों का अंतर है, इनके नाम दिए गए हैं। इस तरह हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ आया होगा आशा करते हैं। तो इसके अगला जो क्वेश्चन है वो है नीड़ का निर्माण फिर ने का आह्वान प्रिपेयर चली आंधी चीजों के छा गया सासा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस बात घेरा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी कविता है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण प्रिपेयर। ये 5वां है। प्रथम संख्या कितनी है? 5वां। नीड़ का निर्माण प्रिपेयर, नीड़ का निर्माण प्रिपेयर, निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो पहला पॉइंट रहा जीवनी है। क्या है? जीवनी। दूसरा पॉइंट आत्मकथा। तीसरा पॉइंट साक्षात्कार, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार या भेंटकर्ता। भेंटकर्ता मीन्स होता है आमने सामने मिलना, भेंट वार्ता करता नहीं, भेंट वार्ता। रेखा चित्र, चौथा पॉइंट। किस विधा की रचना बताइए? ये कौन सी विधा है? नीड़ का निर्माण फिर और ने का आह्वान। ये कविता है बहुत अच्छी। ये आत्मकथा पे डिपेंड है। किस पर है? आत्मकथा। और ये आत्मकथा किसने लिखी है? ये आत्मकथा लिखी है हरवंत राय बच्चन के ऊपर डिपेंड है। किस पर है? हरवंत राय बच्चन, हरवंश राय बच्चन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हरवंत राय बच्चन अमिताभ बच्चन के परिवारी होंगे। परिवारी नहीं, पिताजी है। ठीक है ना, परिवारी से कम सोचो, पिताजी है सीधे। ठीक है, तो जीवनी लेखक, एक जीवनी लेखक है जो प्रसिद्ध है ज्यादा जीवनी लेखक, वो तुम्हारे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखो कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो लिखवा रहे हैं हम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, और तीसरे नंबर के हैं रामधारी दिनकर। ये रहे आपके जीवनी लेखक। और रेखा चित्र के अगर बात करें, रेखा चित्र, तो रेखा चित्र वाले हैं महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बैनीपुरी। महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बैनीपुरी, रामवृक्ष बैनीपुरी, रामवृक्ष बैनीपुरी। अगर हम बात करें भेंटकर्ता साक्षात्कार, तो इसके जो हैं रचनाकार हैं वो मानव कौल। कौन है? रचना, ये रचना किसने की? साक्षात्कार। तो ये मानव कौल, मानव कौल, मानव कौल।
उसके बाद अगर बात करी जाए, हाँ मानव कौल एक ही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन का नाम है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है? प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है? चलिए नंबर 1, सॉरी, प्रिय प्रवास किस युग है? विधा नहीं है, क्या है? युग है। किस युग की रचना है? नंबर 1 द्विवेदी युग, नंबर 2 भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, नंबर 3 प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग, नंबर 4 छायावादी युग। छायावादी युग, ये 4 है। तो अगर हम इसमें बात करें तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी है? वो द्विवेदी युग की है। किसकी है? किस युग की है? प्रिय प्रवास जो रचना है वो द्विवेदी युग की है। किसकी है? द्विवेदी युग की है। लेकिन बात करें द्विवेदी युग की कुछ अन्य रचनाएं, तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की अन्य रचनाएं, तो पहले हम ये जान लें इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक, इसके लेखक, तो लेखक आप रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। ये द्विवेदी युग। भारतेंदु युग की अगर बात करें तो भारतेंदु युग की कौन कौन रचनाएं हैं? तो भारतेंदु युग में देखो वैदिकी हिंसा, ये हम बता चुके हैं पहले ही में, वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा ना भवती, समझना, वो होती वैदिकी हिंसा, और ये वैदिकी हिंसा ना भवती। फिर भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। फिर उसके बाद चंद्रावली, चंद्रावली। फिर उसके बाद और कोई है? अंधेर नगरी, और 5वें पैगंबर, यही लिख लेते हैं अंधेर नगरी, 5वें पैगंबर, 5वें पैगंबर। ये हो गए भारतेंदु युग के। अब यही छायावादी युग की बात करें तो छायावादी युग, छायावादी युग में है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, चित्रागार, चित्रागार, उद्धव शतक, उद्धव शतक, नीरजा, कामायनी, झरना, कामायनी और झरना, ये वही छायावादी युग की रचना है। फिर अगर हम बात करें प्रगतिवादी युग, तो प्रगतिवादी युग की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, सुनो। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ठीक है, नए पत्ते, नए पत्ते, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है नए पत्ते, सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला, ये रही है ना, ये रचना रही त्रिपाठी निराला। ये हो गया आपका कितना, छठा क्वेश्चन। कितना हो गया, छठा। 20 ऑब्जेक्टिव है आपके हैं, छठा। इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए उसके बाद 7वां क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? अगर मधुशाला की बात करिए तो रामधारी दिनकर की है। किसकी है? रामधारी दिनकर नहीं, पहला ऑप्शन है रामधारी दिनकर। मान लो रामधारी दिनकर। दूसरा ऑप्शन हरिऔध। तीसरा ऑप्शन हरवंश राय बच्चन। चौथा ऑप्शन सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। चलिए रामधारी दिनकर, रामधारी दिनकर की अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका और चक्रव्यूह। कौन कौन सी है? अच्छा हाँ, इसका सही, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला है हरवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। हाँ, मधुशाला मधुबाला दोनों है इनकी। ठीक है, चलिए और लिखते हैं, पहले रामधारी दिनकर की लिखते हैं। रामधारी दिनकर की, रामधारी दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी दिनकर की है, कुरुक्षेत्र। नंबर 2 उर्वशी, उर्वशी, रेणुका और चक्रव्यूह। अगर हम हरवंश राय बच्चन की रचना बोले, हरवंश राय बच्चन की, तो हरवंश राय बच्चन की जो रचना है वो निर्धन, निर्धन, मधुबाला, निर्धन, मधुबाला, अंगुल अंतर, आंगुल अंतर। दूसरा भी नहीं हो पाया, यही लिख रहे हैं आंगुल और अंतर। ये हरवंश राय बच्चन की हो गई। अगर हम बात करें इधर हरिऔध की, तो हरिऔध की है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, पारिजात और चुभते चौपदे, चुभते चौपदे और फूल पत्ते, ये है हरिऔध की। अगर बात करें सुमित्रानंद पंत की, सुमित्रानंद पंत की रचना है गुंजन। युगवादी, युगवादी, युगवाड़ी होगा, युगवादी नहीं, युगवाड़ी। उसके बाद चिदंबरा, उसके बाद कला, उसके बाद बूढ़ा चांद, उसके बाद मेघनाथ बध, मेघनाथ बध, ये हो गई।
अब बात करते हैं हम 8वें नंबर के प्रश्न की। किसकी? 8वें नंबर प्रश्न की। 8वां नंबर प्रश्न है भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो नंबर 1 सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। नंबर 4 महादेवी वर्मा। चलिए, तो सियाराम शरणगुप्त, तो इसमें अगर हम बात करें भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। लेकिन बाकी जो अन्य नाम है उनके बारे में बात करते हैं। सियाराम शरणगुप्त की रचना है, सियाराम शरणगुप्त की रचना है मानसी, मानसी, पुंड पर्व, पुंड पर्व, गीता संवाद, गीता संवाद, उन्मुक्त गीत, उन्मुक्त गीत। बात करें इधर मैथिली शरणगुप्त की अन्य रचना है, तो मैथिली शरणगुप्त की अन्य रचना है नंबर 1 जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। नंबर 2 पंचवटी। नंबर 3 नहुस, किसान, कावा और करबला। अच्छी रचना है, आ जाती है ये, कावा और करबला आ जाती है, अच्छी रचना। उसके बाद माधवी वर्मा, निहार नीरजा, निहार नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, उसके बाद पंत के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू। इनकी बहुत चर्चित रचना है माधवी प्रसाद, आई एम सॉरी, माधवी वर्मा की गिल्लू, बहुत चर्चित रचना है माधवी वर्मा की गिल्लू। अब रहिए जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, ये रही रचना है, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया। चलिए, उसके बाद इसमें एक फायदा है कि मुझे एक तो सही है, भारत भारती किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की। तो मैथिली शरणगुप्त की अन्य कौन है? जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुस, किसान, कावा और करबला। माधवी वर्मा की निहार नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, पंत के साथी है, मेरा परिवार और गिल्लू। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गिल्लू, माधवी वर्मा की, बहुत चर्चित रचना है। उसके बाद सियाराम शरणगुप्त की मानसी, पुंड पर्व, ठीक है ना, गीता संवाद और उन्मुक्त। जयशंकर प्रसाद झरना, आंसू, आंसू, आंसू नहीं, आंसू, आंसू, लहर, कामायनी, आंधी और इंद्रजाल, ये रचना है। ऊपर भी सेम है,
हटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, आधुनिक काल कब से कब तक? कब से कब तक है? नंबर 1 सन 1843 से अब तक। नंबर 2 पॉइंट 1643 से 1643 से ईस्वी लगा लो, 1643 ईस्वी से 1843 तक। नंबर 2 सन 1918 से 1936 तक। नंबर 4 1936 से 1943 तक। चलिए बात करते हैं भाई, जो आधुनिक युग है, आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है वो 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल में जोड़ा जाता है। अब बात रही है ये कि 1643 से 1843 तक, इसको हमने रीतकाल नाम दिया। क्या दिया? रीतकाल। कौन सा काल है ये? रीतकाल का समय। ये किसका है? रीतकाल का समय। और जो 1936 से 1943 इस काल को नाम दिया गया है हिंदी साहित्य शुक्ल युग। हिंदी साहित्य शुक्ल युग। हिंदी साहित्य शुक्ल युग। इधर इसको आधुनिक युग के नाम से जानते हैं, क्लियर है? वो लिखा है ऊपर। उसके बाद ये जो तीसरा प्रश्न है, सॉरी, ये छायावादी युग है। क्या? इसको छायावादी युग के नाम से जानते हैं, छायावादी युग, क्योंकि 1918 से 1936 तक। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, मतीराम किसकी रचना है? मतीराम किसकी रचना है? तो मतीराम नंबर 1 आधुनिक युग। नंबर 2 आदिकाल। नंबर 3 भक्तिकाल। नंबर 4 रीतकाल। बात आती है मतीराम किस युग की रचना है, किस काल की रचना है? तो बात ऑप्शन रहेगा रीतकाल की रचना है। किसकी है? रीतकाल की। लेकिन रीतकाल में कौन कौन से कवि रहे हैं? सॉरी, कौन कौन से लेखक रहे, कौन कौन से कवि रहे? चलिए, केशव। कौन कौन से रीतकाल में? पहले ऊपर वाले में देखते हैं। आदिकाल में कौन कौन से? आदिकाल में चंद्रबरदाई, अगला जगनीक आदिकाल कवि है। अमीर खुसरो आदिकाल कवि है। विद्यापति और नरपति नाल, ये किसके हैं? आदिकाल कवि है। उसके बाद रीतकाल के हैं केशव, चिंतामणि, बिहारी, भूषण, घनानंद। उसके बाद आधुनिक काल के कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त,
और इधर भक्ति काल, भक्ति काल के हैं, अच्छा आधुनिक काल के हो रहा है मैथिली और गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी है, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी उधर है भक्ति काल के। इसके तो भक्ति काल के देखें तो है सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, रसखान, फिर मीराबाई, स्वामी हरिदास, ये रहे कवि भक्ति काल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव। यहां से आपकी ग्रामर शुरू हुई, हिंदी व्याकरण, हास्य रस का स्थायी भाव। क्या है हास्य रस का स्थायी भाव? है नंबर 1 शोक, नंबर 2 रति, नंबर 3 हास्य, हास्य, नंबर 4 निवेद, निवेद। अगर हम बात करें तो हास्य रस का स्थायी होता है हास, हास्य रस का स्थायी होता है हास, हास नामक। शोक किसका होता है? शोक, शोक होता है करुण रस का, करुण रस का स्थायी होता है शोक। अगर बात करें हम इधर रति, ये श्रृंगार रस का होता है। किसका होता है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का होता है रति। और निवेद, निर्वेद, निर्वेद होता है, निवेद है निर्वेद, शांत रस का होता है। किसका होता है? शांत रस का होता है निर्वेद। ये हो गया, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि, मानो नीलमणि शैल पर आतप करो प्रकाश। इसमें क्या गया? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? नंबर 1 उपमा, नंबर 2 उत्प्रेक्षा, नंबर उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 रूपक, नंबर 4 श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अगर हम बात करें इसमें सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो
प्रकाश। यहाँ बात की जा रही है श्याम के ऊपर कि वो सुबह सुबह पीला वस्त्र ओढ़ करके लेटे हुए थे और खुद ब खुद कैसे थे, सामने कलर के। तो क्या लगता है, ये महसूस होता है कि सुबह सुबह नीलकमल जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उस पर अभी अभी प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। तो इसमें क्या होता है, मानो, क्या होता है, मानो जो होता है, मनो, मानो, जनु, जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। किसकी होती है, उत्प्रेक्षा की। पहचान क्या होती है, पहचान लिखो, इसका होता है मनु, मानो, मनु, मानो, मनो, जनु, जानो, जानो, और जानो होता है, जानो, ठीक है ना। ये क्या होती है, पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उसमें क्या है, मनु, मनु आया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उपमा की, उपमा क्या होता है, उपमा होती है सो, सा, सो कामा सा कामा इव कामा सम कामा समान। सो सा इव सम समान अगर वर्ड आते हैं मध्य में, पंक्तियों में, तो वो उपमा अलंकार होता है। क्या कहते हैं, सो सा इव सम समान, तो वो किस कैसे होते हैं, उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में कौन है, मनु, मानो, मानो, जनु, जानो, जानो होता है, जानो, ठीक है ना। इधर रूपक में, रूपक में क्या तुलना की जाती है, उपमा में भी तुलना की जाती है, रूपक में भी तुलना की जाती है। तो यहाँ ये होंगे उपमा में, रूपक में ये नहीं होंगे। पंक्तियां सेम उपमा और रूपक जैसी होंगी, उपमा जैसी सेम रूपक की होंगी, लेकिन उसमें मनु, सोसाइब समान नहीं होंगे। उसके बाद श्लेष अलंकार, रूपक, ठीक है ना। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या होता है, चिपका हुआ, एक शब्द के कई अर्थ, इसका भी होता है चिपका हुआ, एक शब्द के कई अर्थ। एक शब्द के कई अर्थ। अब इनका एक उदाहरण देख लो। उपमा का होगा मुख मयंक सम मंज मनोहर। क्या होगा, मुख मयंक सम मंज मनोहर, उपमा का होता है। लिख सकते हैं उदाहरण, मुख मयंक सम मंज मनोहर। क्या होता है, मुख को मयंक मीन्स चंद्रमा के समान मान लिया गया। किसके लिए, चंद्रमा के समान। तो इन क्या आ गया, संबड़ आ गया। क्या आ गया, सम, उपमा हुआ। फिर रूपक की बात करें तो चरण कमल बंदो हर्राई, चरण कमल बंदो हर्राई, बंदो हर्राई। देखो चरणों को कमल के समान, चरणों को कमल के समान माना गया है, लेकिन तुलना के लिए सो साहिब समान कोई शब्द नहीं आया है, तो रूपक है। उसके बाद अगर हमने कहा ये तो हो ही गया इसका, तो ये है ही। उसके बाद श्लेष का, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, बिना पानी के, ठीक है, मोती मानुष और चून, मोती को चमक और मनुष्य को इज्जत, और चून के लिए हम कोई भी चीज तैयार नहीं कर सकते। चून मीन्स होता है आटा, आटे में बिना पानी मिला के हम कुछ भी नहीं तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया पानी के तीन तीन अर्थ हैं। मोती के लिए क्या है, चमक, पानी शब्द का अर्थ, मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत, और चून के लिए क्या है, चून के लिए क्या है, पानी। बिना उसके मिश्रण से कोई भी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रोला छंद 13वां प्रथम, इसमें रोला छंद, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, में कुल कितने चरण होते हैं। नंबर एक है यहाँ 3, नंबर 2, नंबर 3, 4, नंबर 4,
5। तो इसका ऑप्शन तुम्हें पता होना चाहिए, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? रोला में 4 और रोला में कितने चरण? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद उसके बाद होता है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? 14। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है आकर्षण शब्द में? तो देखो आकर्षण में क्या है? पहला बी, दूसरा मान, तीसरा अक, चौथा चौथा तो आकर्षण शब्द में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगाया जा सके, जो आगे आगे या पहले जुड़कर शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। तो बी द्वारा कौन कौन शब्द बनते हैं? बी द्वारा बनेगा विकार। क्या बनेगा? विकार और विशेष। विकार और विशेष। मान द्वारा क्या बनेगा? मान द्वारा माननीय, मानवता। क्या होगा? मानवता। ठीक है। तो ऐसे अक द्वारा क्या बनेगा? अक्रोति अक्रोति नहीं होगा, ये संस्कृत है। आजीवन, आदि होता है आजीवन और आगमन। ये रहा अक मीन्स कोई सा शब्द है? अक मीन्स आकार, तो उसका हो गया, इसमें आ जाएगा आकार। चलिए छोड़ दीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा अपने हाथों से, देख लेना। 15 रचना के आधार पर वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य में भेद कितने होते हैं? नंबर 1 पॉइंट 2, नंबर 2 पॉइंट 5, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या? 6, चौथा पॉइंट 3। सुनना, देखो न उसमें होते हैं रचना के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 कौन कौन होते हैं? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य, 16 पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास कौन सा है? पीताम्बर में समास है। नंबर 1 पॉइंट बता रहे कर्मधारय है, क्या है या नहीं? कर्मधारय। नंबर 2 द्वंद्व। नंबर 3 बहुब्री। नंबर 4 तत्पुरुष। तो सुनिए, कर्मधारय में हम लोग जोड़ते हैं इसका अंतर। पीताम्बर में बहुब्री समास है। क्या?
बहुब्री समास है। लेकिन हम कर्मधारय के बारे में, द्वंद्व और तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है? कर्म में हाइजो, हाइजो सब जोड़ लो, क्या जोड़ लो? हाइजो। तो कर्म में हाइजो, तो कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कमल, या नीला, नीला है कमल, नीलकंठ, नील कमल होता है, नील कमल होता है, नीला है कमल, नीलकंठ नील, नील इसके कंठ, अर्थात वो तो बहुब्री हो जाएगा, शिव होता है, शिव। तो इसमें आ जाएगा उधर नील कमल, नील कमल, ये कर्मधारय है। और महादेव, क्या है? महादेव। और क्या? चंद्रमुख, चंद्रमुख, ये सब कर्मधारय है। उधर द्वंद, द्वंद में होता है विलोम शब्द, कैसे होता है? विलोम शब्द, अक्सर विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि माता और पिता, माता पिता, ठीक है ना। उसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है? बुकमाला, जिसमें कारक चिन्ह जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं? कारक चिन्ह लगते हैं मध्य में, कारक चिन्ह, जैसे कि काकी के, नानी ने, संबंध कारक, खासकर, खासकर कौन कारक है? संबंध कारक, काकी के, रारी रे, उसमें तक काकी के, जैसे कि भूखमरा, भूख का मरा। उधर होता है बुद्धिहीन, बुद्धि का हीन। फिर होता है गंगा जल, गंगा चल। फिर होता है गृह प्रवेश, गृहिणी प्रवेश में अधिकरण है शायद। फिर यज्ञशाला, ठीक है ना। ये कारक चिन्ह क्या हो गए? कारक चिन्ह के आधार पर, ठीक है। इसको देख लो, फिर आगे सत्रह आंसू, शब्द आंसू का तत्सम, तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है। पहला पॉइंट अश्रु, दूसरा पॉइंट आंसू, तीसरा पॉइंट रोना, चौथा पॉइंट आंख। तो अश्रु होता है, आंख क्या होता है? आंसू का होता है अश्रु। बहुब्री समास के उदाहरण नहीं जाते, लंबोदर, गजानन, है ना। चलिए कोई बात नहीं, छूट गए, छूट गए। उसके बाद कृतवाच्य, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता? तो नंबर एक कर्ता की, नंबर दो कर्म की, नंबर तीन भाव की, नंबर चार इसमें से कोई नहीं। उन्नीसवां, अरे इसका है कर्तावाच्य की, ठीक है ना। देखो किसे कर्तावाच्य में होता है? कर्ता ही मुख्य होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, यहाँ राम मुख्य है, खाना कौन खा रहा है? राम, ये कर्तावाच्य है। या राम पढ़ रहा है, ये कर्तावाच्य, कर्मवाच्य। जैसे कि राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, पुस्तक को राम के द्वारा, किसी के द्वारा, तो यहाँ क्या है? कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य के द्वारा, द्वारा शब्द जुड़ के है, वो एक कर्मवाच्य के द्वारा, ठीक है। भाववाच्य होता है भाव, जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है।
इनमें से कोई नहीं छोड़ो। 19वां तब, शब्द में वचन एवं विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सीधा आंसर। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। 20वां लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम निम्नलिखित में सर्वनाम, तो जैसे कि मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। आपसे सर्वनाम पूछा गया, हम यही बता दे रहे हैं। चलो अलग लिख ले पहले, मनुष्य, फिर बचपन, तीसरे पॉइंट में बताया नहीं शब्द दिया है वो है, और चौथे पॉइंट में शब्द दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सुनो, मनुष्य, मनुष्य एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। बचपन क्या है? बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और वह ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो हाई स्कूल वालों, आपके लिए बहुत बहुत बेहतर क्लास है ये, इसको फेरें और उसको याद रखें बोर्ड एग्जाम तक। तो जो भी कल परसों पेपर है उसमें जाकर के इसका उपयोग जरूर करें, जहां तक कि ये यहाँ से कोई भी रचना बाहर नहीं जाएगी। सभी को